सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? तो सब्स्टिट्यूशन में नथिंग व्हाट रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन का मेन मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? रिप्लेसमेंट। एंड न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पर दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव रिएजेंट एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव रिएजेंट। सो पॉजिटिव रिएजेंट मतलब क्या? जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है वैसे रिएजेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अल्किल हैलाइड में जो हैलो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर यहाँ पर हैलाइड आयन जो प्रेजेंट है, क्या हैलाइड आयन कौन से टाइप का रिएजेंट है? नेगेटिव चार्ज टाइप का रिएजेंट है। तो यहाँ पर हैलाइड या फिर हैलो ग्रुप को हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। सो जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट होकर न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए कंपाउंड का क्या होना जरूरी है? ऑप्टिकल आइसोमर होना जरूरी है। और ऑप्टिकल आइसोमर जो फॉर्म होता है वो कौन से प्रोसेस में फॉर्म होता है? दिस वन इज फॉर्म इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, यह हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर टोटल 7 फैक्टर्स दिए गए, तो वो 7 फैक्टर्स क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट वन फैक्टर इज दैट chiral carbon atom. Now what is meant by chiral carbon atom? तो यहाँ पर ये जो chiral carbon atom प्रेजेंट है, तो chiral का मीनिंग क्या होगा? कार्बन एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। इट हैज टेट्रा वैलेंसी। सो टेट्रा वैलेंसी उसके साथ साथ ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। लेकिन जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा 4, तो यहाँ पर वो चारों भी बॉन्ड जो प्रेजेंट है या फिर चारों भी बॉन्ड पर जो एटम प्रेजेंट रहेंगे वो एटम डिफरेंट रहेंगे। अगर कार्बन के चारों भी बॉन्ड डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अगर ऑक्यूपाइड है या फिर सेटिस्फाइड है, तो वैसे कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन एटम। एंड इट इज डिनोटेड बाय द एस्टेरिस्क, बाय द सिंबल ऑफ एस्टेरिस्क। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 2-फ्लोरोब्यूटेन। सो 2-फ्लोरोब्यूटेन इसका मतलब ये अल्केन हैलाइड हुआ, हैलो अल्केन। तो हैलो में यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? फ्लोरो, और अल्केन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बट यहाँ पर जो फ्लोरो एटम प्रेजेंट है वो फ्लोरो एटम कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है। सो हाउ द कार्बन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन द 2-फ्लोरोब्यूटेन इज ऑफ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम मतलब क्या? the carbon atom which has 4 different group or atom on their 4 bonds, then this carbon atom is called as the chiral carbon atom. Or if the valency of that 4 valency of the carbon atom is satisfied by the 4 different atom or 4 different group of atoms, then it is called as the chiral carbon atom. तो यहाँ पर 2-फ्लोरोब्यूटेन में देखो कार्बन 4 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन में ही इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। यहाँ पर 4 कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब यहाँ पर 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है। देन 2-फ्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर किसी भी एंड से अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पर 2 सेकंड नंबर के कार्बन है। अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हुआ। अगर आप यहाँ से इस कार्बन को अगर टर्मिनल कार्बन कंसीडर करते हो तो यहाँ पे ये सेकंड होगा। तो किसी भी एक साइड से इसको नंबरिंग दो, तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो सेकंड पर क्या प्रेजेंट है? फ्लोरो, दैट इज फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल Cl। अब बचे हुए जितनी भी वैलेंसीज प्रेजेंट है वो वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी? हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड सेटिस्फाइड होने चाहिए? 4 बॉन्ड। और रिमेनिंग बॉन्ड जितने भी है वो किससे सेटिस्फाइड होंगे? हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर देखो कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है, बचे कितने? 3। यहाँ पर अदर कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन, वो भी कितने? 3, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए? 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन 3 लिखेंगे। ओके, ना तो सेकंड वन, यहाँ पर कार्बन पर एक Cl प्रेजेंट है, मतलब एक बॉन्ड सेटिस्फाइड। दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से, तीसरा इस कार्बन से, बचे कितने कार्बन? 1 ही कार्बन। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन। लाइकवाइज यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कार्बन है जो कायरल कार्बन एटम है? यहाँ पर 2-फ्लोरोब्यूटेन में।
तो जहां पर मेन ग्रुप प्रेजेंट है, मेन फंक्शन ग्रुप दैट इज द हैलाइड ग्रुप, अगर वो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, अगर उस कार्बन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म में इस तरह करेगा। कार्बन यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन, तो एक साइड में देखो कंप्लीट मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है CH3, और दूसरे साइड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज C2H5, दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन मतलब C2H5। तो यहाँ पर इसका नाम मिथिल होगा, इसका इथीन, इसका फ्लोरीन और इसका हाइड्रोजन। तो ये कार्बन जो है प्रेजेंट है सेकंड नंबर का, इस कार्बन पर जो चारों भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है वो सिमिलर है या डिफरेंट है? कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब मिथिल कभी नहीं होगा। सो मिथिल डिफरेंट है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन डिफरेंट है इथेन से और इथेन डिफरेंट है Cl से। मतलब यहाँ पर सेकंड कार्बन की वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड हुई है, इसीलिए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन एटम, which is denoted by the symbol asterisk, इसको हम asterisk बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो कौन सा कार्बन एटम हुआ? कायरल कार्बन एटम। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? The valency of carbon atom if satisfied by the 4 different atom or group of atom, then this carbon atom is called as the chiral carbon atom. Now the second one term is that chiral molecule. Now what is meant by chiral molecule? The molecule which has chiral carbon atom, this molecule is called as the chiral molecule. मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होना जरूरी है? कायरल कार्बन एटम का होना जरूरी है। अगर उसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है मतलब ये जो कंप्लीट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल कौन सा होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। कायरल कार्बन एटम मतलब सिर्फ सेकंड नंबर का, इस एग्जांपल में ये कार्बन एटम है जो सेकंड नंबर पर प्रेजेंट है। ओके, और कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन तो भी कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज द कायरल मॉलिक्यूल। अब ये दोनों भी मॉलिक्यूल किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिव नेचर शो करेंगे ये डिपेंड करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? Plain polarized light. We know that monochromatic light as well as the ordinary light. So this plain polarized light develops from the ordinary light or the monochromatic light when we pass it into the Nicol prism. जब हम इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से अगर पास करेंगे तो पास करने के बाद जो लाइट ट्रांसमिट होगा ऑन द अदर साइड, वो लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगा, मतलब एक ही प्लेन में मूव होगा। तो अगर ऑर्डिनरी लाइट जैसे हम बल्ब देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, तो वहां पर जितनी भी रेज निकलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में मूव होते हैं, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। तो हमें ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाला लाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाला लाइट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ सिर्फ सिंगल वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या? अगर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर एक लाइट कंसीडर करते हैं, हम सनलाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सनलाइट में यहाँ पर अगर एक पॉइंट कंसीडर करें तो इसके जो रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में मूव होंगे या फिर ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। वी नो दैट दिस light is perpendicular to the direction of propagation of light. Why it is perpendicular to the direction of propagation of light? Because it is act as a dual nature. That means it has specific mass, due to that it plays a role as a particle, as well as their vibration is occur in a wave nature. That means it shows the wave nature. Therefore we can say that this ordinary light shows the dual nature, particle as well as wave. तो अगर ये वेव फॉर्म में अगर कंसीडर हम कर रहे हैं तो इस टाइप में से ये मूव होगा, और इस टाइप में मूव होगा तो क्यों होगा ये मूव? क्योंकि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर लाइट वेव वाइब्रेट हो रहे हैं तो लाइट के पाथ में ऑब्स्टैकल प्रेजेंट है, बारी बारी जो पार्टिकल्स हमें दिखते हैं एटमॉस्फेयर में, वो पार्टिकल इस लाइट के लिए, लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ में मूव हो रहा है, लेकिन पाथ में ऑब्स्टैकल है। जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल मिलते हैं, तो ऑब्स्टैकल मिलने की वजह से हमारा जो वेहिकल है, जिस भी वेहिकल से हम जाएंगे वो वेहिकल टर्न होता है। टर्न होता है मतलब क्या? हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ड्यू टू द ऑब्स्टैकल। उसी तरह से अगर लाइट किसी सोर्स से पास आउट हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, बट उस डायरेक्शन में भी
यहाँ पर बीच में बारीक बारीक पार्टिकल्स होने की वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है या फिर अपने पाथ को मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है तो यहाँ पर टच होने के बाद ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन है लाइट का जो स्ट्रेट में हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑब्स्टेकल की वजह से वो अलग डायरेक्शन में मूव होगा। अगेन अगर यहाँ पर ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है तो वो इस तरह से मूव होगा। मतलब ऑब्स्टेकल की वजह से ये जो लाइट का डायरेक्शन है ये लाइट का डायरेक्शन किस नेचर में शो होगा, वेव नेचर में शो होगा। तो वेव नेचर में शो होने की वजह से अगर हम इस लाइन को और ये जो वेव नेचर में अगर लाइट कंसीडर ये डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, क्योंकि कोई भी लाइट जब पास होता है तो हम क्या करते हैं वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कभी नहीं होता। तो अगर हम इस लाइट को डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहेंगे तो जो लाइट वेव्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो रहे हैं वो लाइट वेव्स कौन से डायरेक्शन में है, वेव कौन से नेचर में है, वेव नेचर में। तो वेव नेचर में होने की वजह से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को किस तरह से किस तरह शो हो रहा है, यहाँ पर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और यहाँ पर ये जो वेव है वेव का डायरेक्शन है वो इस लाइट को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका जो नेचर है वो नेचर वेव नेचर में रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑर्डिनरी लाइट कंसीडर करें तो वो ऑल डायरेक्शन में मूव होगा, लेकिन ऑल डायरेक्शन में भी हर लाइट जो जितने भी पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ की जो भी लाइट ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रहेगी, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, मतलब यहाँ पर हर लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वेवलेंथ होने की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में एज वेल एज वेव नेचर में मूव होंगे। तो अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से अगर पास करेंगे, ये निकोल प्रिज्म आपने 10वीं के क्लास में एज अ प्रैक्टिकल स्टडी कर चुके हो। ओके, एक ग्लास का क्यूबिक स्ट्रक्चर में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में एक कांच का बॉल होता है उसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे so यहाँ से लाइट ट्रांसमिट होगी। so the light which is emerges out of this Nicol prism their direction is only occur in one plane। तो यहाँ पर अगर ये all डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये जो लाइट वेव्स है ये लाइट वेव्स मूव होंगी। और अगर ये लाइट वेव सिर्फ एक ही प्लेन में मूव हो रही है या फिर एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रही है या फिर ऑसिलेट हो रहा है, this light is called as plane polarized light and shortly it is called as the PPL। ओके, सो हम PPL या फिर plane polarized की डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं? When the ordinary light is passes through the Nicol prism, then the light is emerges out of it and vibrate it only into the single plane or in only one plane। Such a beam of light which is vibrate in a one plane, this light is called as plane polarized light or shortly it is called as the PPL। Okay, now this plane polarized light shows the which compound is optically active and optically inactive, which gives the optical isomerism। Now the next one topic is that on the basis of the plane polarized light, this one is that optical activity। For the fourth one term, optical activity। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो कौन सा है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या रिलेशन है ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब कंसीडर करो कि यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है वाइब्रेट। ओके, दिस वन इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन पास थ्रू द एनी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। अब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जिसमें एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। सो देयर इज वी टेक इट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड और द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम ऑर्गेनिक की जगह पर यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किस में से पास कर रहे हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास करने की वजह से यहाँ पर एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। So when this plane polarized light pass through the any or certain organic solutions like glucose, fructose, whatever it is, but organic which containing at least one chiral atom. Okay, chiral carbon atom. So when it pass through the glucose solution, then the plane polarized light vibrate in clockwise direction और vibrate in anti-clockwise direction। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से पास करेंगे जिसमें एटलीस्ट एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, तो ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, दिस सॉल्यूशन मूव द vibration or move the direction of the plane polarized light toward the clockwise direction। clockwise मतलब क्या, राइट साइड में मूव करेगा, likewise इस तरह move this plane polarized or move the direction of the plane polarized light or toward clockwise direction or toward anti clockwise direction। यहाँ पर देखो ये जो दोनों भी डायग्राम यहाँ पर निकले, यहाँ पर हम लाइट कंसीडर करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें एक स्ट्रेट वे में बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन जब हम इसमें से इस लाइट को ग्लूकोज सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये वाला डायरेक्शन आप वर्ड्स कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो लाइट है या फिर लाइट वेव्स है, ये लाइट वेव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव रही है, इस साइड से इस साइड में जा रही है। और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर और कंसीडर किया है तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में ये लाइन इस डायरेक्शन में मूव है। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन से मैनर का है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर कौन से मैनर का है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एंड सर्टेन एंगल। जब ये लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड दिस plane polarized light it form or it produces the particular certain angle and this angle is denoted by the theta। यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और ये जो लाइट वाइब्रेट हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक एंगल डेवलप होगा, दिस एंगल we can calculate by using the theta as well as यहाँ पर भी एक एंगल डेवलप होगा, इसलिए भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे थीटा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू सिमिलर है, सिर्फ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट when it passes through the glucose solution and if the solution has a tendency to move the plane polarized light toward clockwise and anti-clockwise direction, then the compound is optically active compound and its solution shows the property which is called as optical activity। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो किसके थ्रू शो होती है, chiral molecule के थ्रू शो होती है जिसमें chiral atom present होना चाहिए। So how we can define the optical activity? So it is the property in which when plane polarized light passes through the glucose solution, this solution vibrates the plane polarized light toward the clockwise direction or toward anti-clockwise direction through a certain angle. Then this compound is called as optical active compound and the property is called as the optical activity। ओके तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा थ्रू एन सर्टेन एंगल, देन दिस वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। And the compound which does not show the property that is optical activity, then this compound is called as the optically inactive compound। जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे
और जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते कब शो नहीं करेंगे, जब उसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होगा तब। तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर इन लगाया जरूर, इनएक्टिव कंपाउंड। तो इनएक्टिव का सीधा मतलब क्या है, इट डज नॉट हैव कायरल कार्बन एटम। That means all bond of carbon atoms satisfied by the same group or same atom, then this one is called as the optically inactive compound, and it does not have tendency to rotate the plane polarized light toward clockwise or plus anti-clockwise direction. Okay. Now we can test if this plane polarized light move the direction of the light on anti-clockwise direction, then method of the compound is called as, that means this optically active compound is classified into the two types depending on the plane polarized light rotate towards which direction, on clockwise or anti-clockwise direction. अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन में से पास होने के बाद अगर सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को सिर्फ राइट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज प्रॉपर देयर, देन दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। इस टाइप का कंपाउंड हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल d small d और पॉजिटिव साइन। इस दो सिंबल से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन पीपीएल को कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्योंकि डेक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंड साइड होता है। ओके, नाउ द सेकंड वन, अगर ये सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर लेफ्ट साइड में अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, लियो रोटेटरी कंपाउंड। तो लियो मतलब लेफ्ट, रोटेटरी कंपाउंड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। सो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जो भी कायरल मॉलिक्यूल कंटेनिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज नेम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड एज वेल एज द लियो रोटेटरी कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल, हम यहाँ पर सिर्फ दो सॉल्यूशन लिया है, अगर इसके जगह पर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे हमने 2 फ्लोरोमोनेट कंसीडर किया है, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल के तौर पर ही ऑप्टिकल एक्टिव नेचर को स्टडी करेंगे। सो द एग्जांपल इज